दर्द नहीं होना चाहिए जोड़ों में, सूजन नहीं होनी चाहिए और एक ईएसआर और सीआरपी नॉर्मल रहना चाहिए और उसको कोई भी डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे गुमेज को सेलिना गोमेज, उसको माइकल रीनल ट्रांसप्लांट हुआ, माइकल जैक्सन जैक्सन। जिसकी स्किन का कलर बदला। तो ये सब हैं जो कि कंप्लीटली ट्रीटेबल बीमारियां हैं, बट अर्ली डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होती हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कि मेरे को ये बीमारी हुई, मेरे से ये मेरे बच्चों में तो नहीं चली जाएगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बहुत कॉमन बीमारी है, कि 10 लोगों में एक को हो सकती है, 1:10 इसकी रेशो है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द डायबिटीज एंड मैनी अदर कॉमन डिजीजेस। करवट मारने में दिक्कत होती है, लंबी सांस लेने में दिक्कत होती है, छीने में दिक्कत होती है, छींकने में दिक्कत होती है, और पेशेंट रात को 2 या 3 बजे उठ जाता है, खुल जाती है। नींद खुल जाती है दर्द से। Good morning, everyone. I'm Dr. Akanksha Kapoor, consultant rheumatologist at New Life Hospital, New Delhi. Welcome to New Life Talks. This is a podcast series wherein we take difficult medical concepts and convert them into simple language which is understandable by common public. For today's session, we have a very special guest. He also happens to be my father, Dr. Sanjeev Kapoor. He is among the first rheumatologists here in Delhi. He is someone who has shaped the field of rheumatology as we know it today. He has also been a mentor to young rheumatologists like me. He has been a DNB examiner. So today you're getting to see a rare combination wherein a person with decades of experience is talking to a person with fresh perspective. So welcome, sir. And today we will be breaking down rheumatology in a way that is very understandable by general public. थैंक यू आकांक्षा, इट इज़ माय प्रिविलेज। तो हम आज बात करने वाले हैं रूमेटिज्म के बारे में, कि रूमेटिज्म क्या है। ये रूमेटोलॉजी या रूमेटिज्म एक नया फील्ड है इंडियन पर्सपेक्टिव में, और बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जो भी कुछ आज की डेट में आर्थराइटिस या जोड़ों की डिजीज़ हो रही हैं, जो कि बढ़ रही हैं कोविड के बाद, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसका जो स्टडी है उसको रूमेटोलॉजी कहा जाता है। मैं इसको तुम्हारे को पुराने बारे में बताता हूँ कि ये एक History of ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रूमेटिज्म, जिसका मतलब है बहता हुआ दर्द। जोड़ों में दर्द जो कि बहता हुआ हो, यानी कि फ्लक्चुएट कर रहा हो या इधर से उधर जा रहा हो, उसको उन्होंने रूमेटिज्म कहा। दर्द कहीं भी हो सकता था, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द। अच्छा, इसी को हमारे लिटरेचर या हमारे उपनिषदों ने भी दिया, जिसको उन्होंने आम बात कहा। और आम बात को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने भी ऐसे डिफाइन किया कि जोड़ों में दर्द या जोड़ों में सूजन जो ब्लड की दुष्टता की वजह से, खराबी की वजह से हो रही है, दूषित होने की वजह से हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट ग्रीक का भी था। हम लोग भी इतने एडवांस थे कि हमने भी उसी कॉन्सेप्ट को रखा। okay. इसको उन्होंने रूमेटिज्म कहा, हमने गठिया कहा। और इसी को एलोबरेट करते हुए जब हम धीरे करके साइंस ने पाया, पहले ये सोचा जाता था, जब ग्रीक्स ने देखा या हमारे वेदों में लिखा गया कि ओल्ड एज की बीमारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटने, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो वियर एंड टियर होता है, जो टूट फूट होती है, उसकी वजह से होती है। तो इसको हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करते रहे कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, तेल लगाने से ठीक हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट आते रहे और यही हम सोचते रहे। राइट। पर लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बच्चों से लेके मिडिल एज 20 से 40 उम्र जो हम ज़्यादातर पेशेंट्स देखते हैं, विमेन हु आर इन देयर 20s, 30s, 40s, इवन 50s, ये हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो ये ओल्ड एज वाला वियर एंड टियर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया है। बहुत 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 ठीक कहा आपने। ये क्या था कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का कॉन्सेप्ट आया, जो कि जब हमारे हार्मोन्स हैवी होते हैं, एक्टिव होते हैं, तभी आता है, यानी कि 20 से 40 साल की उम्र में आता है। तो इनको हमने कहा ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़, राइट। यानी इम्यून से संबंधित डिजीज़ेज़, जो कि एग्रेसिव होती हैं, डिफ़ॉर्मिटी करती हैं, टेढ़ापन करती हैं और इवन जानलेवा भी होती हैं। तो ये डिजीज़ को हम
रूमेटिक डिजीजेस या रूमेटिज्म एसोसिएटेड डिजीजेस, और इसको हम ट्रीट करते हैं दवाओं से। इसमें कहीं कॉन्सेप्ट सर्जरी का नहीं आता है, हम इसको मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं, और मेडिसिन से ही अगर हम सही टाइम पर ट्रीटमेंट ले लें तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज़ हैं, बिल्कुल कंट्रोल की जा सकती हैं, ठीक की जा सकती हैं। इसको मैं एम्फसाइज़ इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये 20 से 40 साल की उम्र में, जैसा आपने कहा, और यही प्रोडक्टिव ईयर होते हैं। आज की कॉम्पिटिटिव ज़माने में हर आदमी 20 से 40 साल की उम्र में बिल्कुल एक्टिव रहना चाहता है। जो वो चाहता है, जो पढ़ाई करना चाहता है, आईटी करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए उसको घूमना अथक चाहता मेहनत है। करनी चाहिए, करनी पड़ती है। वो नहीं कर पाता है अगर इस तरह की सिस्टमिक डिजीज़, इस तरह की आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिजीज़ उनको होती हैं। जैसे आप 30-35 साल से पेशेंट्स देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और इसी फील्ड में आपने इतना काम किया है, तो आप कुछ सिनेरियोज़ हमें ओपीडी के बता सकेंगे कि किस तरह से पेशेंट आते हैं? हम कल ही कुछ पेशेंट्स देख रहे थे और हम इस बारे में बात भी कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है। मैं क्लिनिकल सिनेरियो में तुम्हें लेके चलता हूँ अपनी ओपीडी में, जो कि मैं ऑलमोस्ट डेली देखता हूँ। तो 3 ग्रुप के पेशेंट्स मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ, और तीनों ही मेरे पास व्हीलचेयर पे आते हैं। 2 व्हीलचेयर पे आता है और 1 चलता हुआ आता है। तो कल जो हमारे पास आया, वो बहुत ही हृदय विदारक था। 40 साल का एक आदमी जो कि पूरी तरह से डिफ़ॉर्म हो चुका था, उसके हाथ डिफ़ॉर्म हो चुके थे, उसके नी डिफ़ॉर्म हो चुके थे, हिप जॉइंट डिफ़ॉर्म हो चुके, ही वाज़ नॉट एबल टू वॉक, इवन चल भी नहीं सकता था। उसको सारे उसके घरवाले गोदी में उठा के घूम रहे थे, और वो 20 साल से, और वो वेल टू डू फैमिली से थे। राइट। ऐसा नहीं था कि वो समझते नहीं थे बीमारी का, ये इलाज नहीं। उन्होंने कहा हम सब जगह गए, लेकिन हमें नहीं पता लगा, और ना ही हमें इलाज मिला इस चीज़ का, तो हमें नहीं पता था। और ऑब्वियस था, जैसे ही एंटर किया तो हम दोनों ही बोले कि एडवांस रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास आ गया है। तो इसको मैं कहूँगा इग्नोरेंस। तो इसी के बढ़ावा या इसी को ठीक करने के लिए हम आज बात करना चाह रहे हैं कि रूमेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए बना है, और आर्थराइटिस के लिए हमारी पढ़ाई की जाती है। दूसरा सिनेरियो है कि हमारे पास एक और पेशेंट व्हीलचेयर पे आया, वो मेरा ही पेशेंट। वो पिछले 3 साल से मेरे अंडर में थी, अच्छे से चल रही थी, खा पी रही थी, सब कुछ था, पर अगेन वो व्हीलचेयर पे आई। क्या उसने तर्क दिया कि क्यों नहीं आई इसके बीच में, कि नहीं, मेरे को लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई है, मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। दूसरा, फिर जब मेरे को थोड़ा-थोड़ा बीमारी शुरू हुई, तो घर वालों ने कहा कि आप ये जो ये जो एलोपैथिक दवाएँ हैं, इनके कुछ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, राइट। जिसकी वजह से हम दूसरी विधाओं में चले गए, और उसके बाद फिर डिफ़ॉर्मिटी शुरू हो गई, टेढ़ापन आना शुरू हुआ, तो मैंने ज़िद की कि नहीं, मुझे उन्हीं डॉक्टर के पास जाना है। तो इसको हम कहेंगे मिसकॉन्सेप्शन या मिसकम्युनिकेशन। हर एक आदमी को ये लगता है कि एलोपैथिक दवाएँ या हमारी दवाएँ सेफ़ नहीं हैं। तो मैं तुम्हारे माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी दवाएँ बिल्कुल सेफ़ हैं, टाइम टेस्टेड हैं, ट्रस्टेड हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि वो दवाएँ हमें अपने आप नहीं लेनी चाहिए। मॉनिटरिंग। उसके लिए यस, मॉनिटरिंग चाहिए। जैसे ऑटो पायलट्स हैं आज की डेट में, जो हवाई जहाज़ चल रहे हैं, डॉक्टर भी पायलट चाहिए उनके लिए, कि वो देख सके, गाइड कर सके कि भैया ये चीज़ ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। बिल्कुल। तीसरा समय जिसने मेरे को खुश किया, तुम्हें खुश किया, वो एक लड़का था जो आईटी से पढ़ के गया, मेरे पास 5 साल पहले आया था। उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की कमर की गठिया थी, नी में उसकी भी स्वेलिंग थी, इंजेक्शन वगैरह लगाया, उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया। आज उसने आईटी करके वो दुबई में उनके सबसे बड़े न्यूज़पेपर में काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। उसके लड़का हो गया था, तो इसलिए आया था। और उसने मेरे को एक बात और कही कि सर, आपने कहा था कि दवाइयाँ बंद कर लो, लेकिन हर 6 महीने बाद 2 इन्वेस्टिगेशन, जिसका नाम ईएसआर और सीआरपी है, राइट। वो कराते रहना। अगर वो बढ़ने लगे तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो नहीं आना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ मिठाई लेके आया हूँ कि मेरा बेटा हुआ है, और मेरा ईएसआर सीआरपी भी बढ़ रहा है, तो आप देखो मेरी डिजीज़ वापस तो नहीं आ रही। राइट। और तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछ रहा था कि मेरे बच्चे को तो नहीं हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे को खुश करती हैं, और हम चाहते हैं कि हम भी जागरूक बनें, हमारा यूथ भी जागरूक बने, और वो सब कर पाए जो उसके सपने उसके माँ-बाप ने या उसने सजाए हैं, वो पूरा कर पाए। यही हमारा एम है, और यही हमारा कर्तव्य, और यही हमारी पढ़ाई है। राइट। मैं बहुत सारे पेशेंट्स देख रही हूँ आज भी कुछ स्किन रैशेस वगैरह आ रहे हैं, तो लोग या तो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को जानते हैं कि वो वहीं पहुँचते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। वो तो ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं पेशेंट्स का नॉलेज इस बारे में कि कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना है? रूमेटोलॉजी बहुत
लोगों को पता नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर्स को, जब मैं एमबीबीएस कर रही थी, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये कौन-सी तरह की बीमारियाँ हैं जो आप लगातार ट्रीट करते आ रहे हो कितने समय से। मैं आपको जबकि देख रही थी, तब भी मुझे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे जो जब मैं फील्ड में गई तो दूर हुए। तो ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि आपको यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, तो इंसान ऑटोमैटिकली ऑर्थोपेडिक्स के पास पहुँचता है। ये पेशेंट एजुकेशन, ये तो हमारा यही कारण है जिसकी वजह से हाँ, हम या दोनों बैठे हैं संडे को। क्यों? कि पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। उसका रीज़न क्या है? मैं आपको कहूँ कि आज हम हमारे पास पूरी तरह से ट्रीटमेंट मौजूद हैं, हर तरह का आर्मेंटोरियम है। हमारे में जो कमी है वो है कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। और बिल्कुल ठीक बात है, ऑर्थोपेडिशियन कॉमनली अवेलेबल हैं, रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं हैं। बट अब हमारे पास तुम जैसे लोग आ गए हैं जो बहुत सारे पेशेंट देख सकते हैं, और बहुत सारी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हमारे पे रूमेटोलॉजिस्ट की भी कमी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। राइट। ऑर्थोपेडिशियन मेरे कलीग हैं, मेरे सगे हैं, हम एक टीम बना के चलते हैं। हम इसको इस तरह कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव देयर केयर देनी है जिस पेशेंट को भी आर्थराइटिस या जोड़ों की दर्द है। तो ऑर्थोपेडिशियन क्या है? वो एक आर्किटेक्ट हैं, एक इंजीनियर हैं, जो कि मेरे लिए बहुत यूज़फुल हैं। जब हमारे लिगामेंट्स टूट जाते हैं, हमारे जॉइंट्स टूट जाते हैं, हमारे मसल्स टूट जाती हैं, तो वो उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। बिल्कुल, दे आर एक्सीलेंट सर्जन्स एंड दे आर वेरी गुड आर्मेंटेरियम टू अस। और वो पेशेंट को बिल्कुल खड़ा कर देते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बट मेरा मानना यही है कि जब बीमारी शुरू होती है, जब आँख शुरू होती है, तभी हमारे को आ जाएँ, तो हमारे को बहुत अच्छा रहता है, और पेशेंट को डिफ़ॉर्मिटी होने से या पेशेंट को बचा सकते हैं कि उसको आगे बीमारी ना बढ़े। हाँ, तो जैसा मैं देखती हूँ कि अगर किसी बिल्डिंग में सपोज़ आग लगी है, तो उस पे उस समय पानी डालने से हम डैमेज बचा सकते हैं। अगर वो आग लगने कुछ समय हो गया है, वो आग लगे हुए और डैमेज ऑलरेडी सेट इन हो गया, तो उसमें पानी फेंकने से भी हमारा हमारा इतना शायद फ़ायदा ना हो। आग तो हमें बुझानी ही है, पर उसके साथ-साथ हमारे ऑर्थोपेडिक्स कोलीग्स वो उस डैमेज को बेटर डील कर पाएँगे हमारे से। लेकिन फायर पार्ट ऑफ द डिज़ीज़ इज़ व्हाट वी आर डीलिंग विद द इन्फ्लेमेशन। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि कई बार लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी वेंचर करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे इंडियन कल्चर में कि मालिश कर देना, या जहाँ दर्द हो रहा है उसको उस पार्ट को रेस्ट दे देना, फीवर हो रहा है तो जड़ी बूटी करना। तो वो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखो, ये फिर पेशेंट अवेयरनेस और नए थॉट्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब हम ये बात मानते हैं कि इसमें कुछ बात सत्य तो हो सकती है, बट सबसे बड़ी बात ये है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि डिज़ीज़ को बिल्कुल ठीक कर देना, उसको रिमिट में ले लें ताकि ये दवाई भी ना देनी पड़े। हुँ। बट हमारा जो पहला एम इस चीज़ों में है वो है कंट्रोल। तो बहुत सारे लोग या बहुत सारी विधियाँ ये कहती हैं कि हम इसको जड़ से निकाल देते हैं। बट मेरा मानना है कि वो जड़ से निकालते नहीं, मरीज़ को ही जड़ से निकाल देते हैं। मैंने देखा, जैसे उस पेशेंट के साथ हुआ जो एक हाँ कल जी, आया था, बिल्कुल। कि उसको ये पेशेंट क्या होते हैं, ये पेशेंट की डेथ नहीं होती, क्योंकि रूमेटिज़्म में ज़्यादातर हमारे को मोर्टेलिटी देखने को कम मिलती है या देर से मिलती है। बट वो सोसाइटी से कट हो जाते हैं। वो बिल्कुल। बेचारे घर में ही रहते हैं, उनकी सेवा दूसरे लोग करते हैं। नॉर्मल लाइफ़ वो नहीं जी पाते नॉर्मल लाइफ़ बिल्कुल। नहीं जी पाते, हाँ, और वो कट फ्रॉम द सोसाइटी, तो वो सोसाइटी में आ ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम हाइपरटेंशन, हुँ, जैसे डायबिटीज़, हुँ। जैसे हाइपरथायरॉयडिज़्म, जैसे इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़, उसके लिए हम कुछ-कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं, चलते रहते हैं और सारी ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसको हम कंट्रोल मानते हैं, उसको हम ये मानते हैं कि पेशेंट ठीक हो गया। तो हमारी डिज़ीज़ में क्या बुराई है कि हम भी थोड़ी-थोड़ी दवाई देते रहें, मॉनिटरिंग में रहें और ठीक ज़िंदगी यापन कर सकें। तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल बात है कि हम कंट्रोल की बात करें, और कंट्रोल से आपका हमारा क्या मतलब है? कंट्रोल से हमारा तात्पर्य है कि पेशेंट कंप्लीटली अपना काम कर सके, उसके लिए हम 4 चीज़ें देखते हैं। दर्द नहीं होना चाहिए जोड़ों में, सूजन नहीं होनी चाहिए, और एक ईएसआर और सीआरपी नॉर्मल रहना चाहिए, और उसको कोई भी डिफ़ॉर्मिटी डेवलप नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो दवाई ले, चाहे ना ले, हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि कम से कम दवाई दे, और हमारे पे कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें वीकली या मंथली देनी पड़ती हैं, तो ये पिल बर्डन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेशेंट पे, ये हम भी मानते हैं। तो
हम क्या कर चाहते हैं कि पेशेंट कंप्लीटली लाइफ को जी सके, राइट, जो उसने सपने देखे हैं, जो अपने सजोए हैं, उसको वो पूरी तरह पा सके। बिल्कुल। अब एक कॉन्सेप्ट तुमने कहा कि ये लेडीज़ में ज़्यादा होती है। हाँ, यस, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पूरी तरह से अपना जीवन यापन ठीक कर सकते हैं, जैसे और लोग जीते हैं वैसे जी सकते हैं, शादी भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो दवाएँ आज की डेट में मौजूद हैं, वो प्रेग्नेंट कंफर्टेबल सेफ है, हैं। यस, तो वो भी कॉन्सेप्ट हमारे को ये इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। जी, और बहुत बार पेशेंट्स आके ये बोलते हैं कि अच्छा मुझे ये आपने डायग्नोज़ किया है, ये मुझे ही क्यों हुआ? मैंने ऐसा कुछ गलत खा लिया, मैंने कोई स्मोकिंग या क्या कारण है कि ये मुझे ही हुआ आउट ऑफ एवरीवन? और जैसा आपने कहा कि लेडीज़ में ज़्यादा होता है 20 से 40 उम्र में, 40 के बाद भी। तो कई बार हमने देखा है कि लेडीज़ का पेन थोड़ा-सा ना इतना एम्फसाइज़ नहीं होता। फैमिली में बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो रहा होगा दर्द, पेन किलर लो और आगे काम करो। वो एक चीज़ है जो कि अ, अगर किसी मैन को वो दर्द हो रहा है तो वो तुरंत आएगा हॉस्पिटल और बोलेगा। लेकिन लेडीज़ थोड़ा-सा अपना पेन खुद भी सबड्यू करती हैं और बाकी फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं हाँ ठीक है, हो ठीक हो जाएगा। वो चीज़ भी एक काउंटर करने की बहुत ज़रूरत मुझे फ़ील होती है और दूसरा ये चीज़ तो कि लोगों को लगता है मैंने क्या ऐसा गलत किया कि मेरे को ये बीमारी हुई, मेरे से ये मेरे बच्चों में तो नहीं चली जाएगी। ये सब क्वेश्चन्स भी बहुत रहते हैं। बहुत बढ़िया बात करी तुमने कि इसके लिए मैं कुछ कॉन्सेप्चुअली आपको और ऑडियंस को अपनी क्लियर करना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ की। तो भगवान ने या नेचर ने बहुत बढ़िया ऑर्केस्ट्रा बनाया है, जिसका मास्टर है टी सेल्स, जो ओके, कि सफ़ेद कणिकाएँ में होते हैं या व्हाइट ब्लड सेल के अंदर में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम टी सेल टी बोलते हैं। सेल्स। वो रेगुलेट करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा। इम्यून सिस्टम भगवान ने या नेचर ने क्यों बनाया? कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, कोई वायरस अटैक करता है, कोई फंगस अटैक करता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए चीज़ों को बनाता है, साइटोकाइन्स जिनको बोलते हैं, और वो साइटोकाइन्स उनको ठीक कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट के साथ ये इम्यून सिस्टम का ऑर्केस्ट्रा बना था। ना कभी-कभी ये टी सेल्स बदमाश हो जाते हैं, शरारती हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं कि स्कूल में, स्कूल के वो नालायक छात्र होते हैं, जिनको हम टी रैग सेल कहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा को बिगाड़ देते हैं, अपना तबला अपने आप बजाने लग जाते हैं। तो उनका क्या है कि फिर जैसा तुम देख रही हो, आज की डेट में अगर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ऑर्केस्ट्रा अपना बजना शुरू हो जाता है, तो मिसाइल चलने लग जाते हैं, बड़े-बड़े परमाणु बम चलने शुरू हो जाते हैं, मिसाइल चलने लग जाती है और वार शुरू हो जाती है। तो यही वार ये टी सेल्स कर देते हैं, जिसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ के रूप में जानते हैं। यानी कि वो ये सोचते हैं, ये टी सेल्स सोचते हैं कि भई ये जो जॉइंट्स हैं, ये जो मसल्स हैं, ये जो लिगामेंट्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये पराई हैं, इनको मार के भगाओ। तो हम अपने ही डैमेज कर जाते हैं। तो हमारे पास ऐसी विधियाँ या ऐसी दवाइयाँ हैं, जो हम जिसको हम कहते हैं डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स या इम्यून मॉडिफायर्स, जो कि मॉडिफ़ाई करती हैं कि नहीं भाई, रुक जा, ये हमारी बीमारी है, ये हमारे ही लोग हैं, इनके ऊपर एक्शन ना ले, अटैक नहीं आप करना है। करना, तो ये इसको हम ठीक करते हैं। अब तुमने बात कही कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है, ये बात सही है, कुछ हद तक सही है, इन द सेंस कि जो हम गार्डन वैरायटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जानते हैं, वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है। बट ये कहना कि नहीं हम इग्नोर करते हैं, ये आज के संदर्भ में शायद ठीक ना हो, ओके, क्योंकि मेरे हिसाब से फीमेल्स आज की डेट में पिवोटल हैं किसी भी घर के लिए। हाँ, पहले ज़माने में शायद ऐसा होता हो जब बहुत सारे लोग काम करते थे, बट आज अगर हमारे यहाँ एक भी फीमेल काम नहीं कर पाती है या देख-रेख नहीं कर पाते, तो पूरा घर हिल फैमिली जाता है। स्ट्रक्चर तो कोलैप्स। इसीलिए इस बात को तो शायद मैं ना मान पाऊँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अर्ली डायग्नोसिस की तरफ बढ़ना चाहिए। जो मैं कॉन्सेप्ट आज देना चाहता हूँ वो ये है कि क्या ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स या साइन हों, जिस पे हम अब सोचें कि ये ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, हाँ जी। सोचें कि हमें रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, और एक बार ज़रूर हम उनसे परामर्श ले लें कि हम वो तो नहीं ले रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैं इसको 5 तरीके से डिवाइड करना चाहूँगा जिस तरह के सिम्पटम्स हमारे पास आते हैं। ओके, पहला सिम्पटम है जो कि आर्थराइटिस प्रेडोमिनेंट है, और जिसका प्रोटोटाइप है तुम्हें पता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो बहुत कॉमन बीमारी है।
एक में से 10 लोगों में एक को हो सकती है, 1:10 इसकी रेशियो है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द डायबिटीज़ डायबिटीज। एंड मैनी अदर कॉमन डिजीज़ेज़। इसमें क्या होता है, ये फीमेल ओरिएंटेड डिजीज़ है, 4:1 की रेशियो में होती है, यानी कि 4 फीमेल्स में 1 को मेल को भी हो सकती है, और मेल में थोड़ी-सी एग्रेसिव होती है। इसमें क्या सिम्पटम होता है कि सुबह मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, आधे घंटे से ज़्यादा मुट्ठी नहीं बना पाते, अकड़न। अकड़न रहती है, जोड़ों में Right. स्टिफनेस रहती है, स्वेलिंग आ जाती है, और इसका जो सबसे बड़ा जो हमें बताता है कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, कि काम करने से ठीक हो जाती है। जो डिजेनरेटिव डिजीज होते हैं वो काम करने से बढ़ जाती हैं, तो राइट। पेशेंट आधे 1 घंटे तक स्टिफ रहता है, फिर उसके बाद जैसे नहाता धोता है, काम करना शुरू करता है, ठीक हो जाता है। तो ऐसी फीमेल्स में अगर हाथों में दर्द हो रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। हाँ तो जी। ये डिजीज़ हुई जो कि मेनली प्रेडोमिनेटली आर्थराइटिस से, या जोड़ों की सूजन या जोड़ों के दर्द से शुरू होती है। दूसरी डिजीज़ जो मोस्ट कॉमन है, जिसके बारे में मैंने पहले थोड़ा बताया भी, और बहुत ही आसानी से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वो है एन्काइलोजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिक ग्रुप या स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी। हमें पता है कि हर एक के कमर में दर्द होता है, ये बहुत कॉमन सिम्पटम है जिसके हमारे पास पेशेंट आते हैं, और ये कहा जाता है कि जुकाम के बाद सेकंड मोस्ट लक्षण यही है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है। बिल्कुल। इसमें क्या फ़र्क है जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बनाता है या स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस बनाता है, वो है कि मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, सुबह जकड़न रहती है, करवट मारने में दिक्कत होती है, लंबी साँस लेने में दिक्कत होती है, छीने में दिक्कत होती है, छींकने में दिक्कत होती है, और पेशेंट रात को 2 या 3 बजे उठ जाता है, खुल जाती है। नींद खुल जाती है दर्द से, घूमता है, फिरता है, ठीक हो जाता है, और शाम तक आते-आते ठीक रहता है। फिर जैसे ही बिस्तर आते हैं, और बिस्तर तो मेरा दुश्मन, मैं नहीं बैठ पाऊँगा, मैं नहीं उठूँगा, यही कहता रहता है। और आजकल की जॉब्स भी बहुत सेडेंटरी है, यंग स्पेशली मेन में होती है, तो कई बार कंप्यूटर वर्क का जॉब है, लंबे समय तक बैठना है, तो वो बताएँगे कि एक शिफ्टिंग पेन जिसे बोलते हैं, अल्टरनेटिव बटक पेन बताते हैं ऐसे पेशेंट्स। और उनका कई बार पेन को बोल देते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तकिए यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये पेन अब दोबारा ना आए, वो पेन किलर्स ले रहे होते हैं। अपनी फैमिली में बताते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी उम्र थोड़ी है कि बैक पेन होगा तुम्हें। तो वो बड़ा एक मिसकंसेप्ट होता है कि नहीं, बुढ़ापे में होगा बैक पेन होगा तो बच्चे को क्यों बैक पेन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मैंने जैसे बताया, ये डिज़ीज़ेज़ 20 से 40 साल की उम्र में ही आती हैं, और मॉर्निंग स्टिफनेस जैसे हमने बताया, और ये भी सिस्टम की बीमारी है। कभी-कभी हमारे पास ये पेशेंट आँख में सूजन की वजह से, जिसको हम यूवेटिस बोलते हैं, उससे भी आते हैं। कभी-कभी घुटने में सूजन की वजह से भी आते हैं। कभी-कभी एड़ी में सूजन की वजह से, जिसको हम प्लांटर fasciitis बोलते हैं, या एकिलेस टेंडराइटिस बोलते हैं, उससे भी आते हैं। तो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, कहने का मतलब है 20 से 40 साल की उम्र में अगर आपको स्टिफनेस है, और वो काम करने से ठीक होती है, तो सोचना चाहिए कि हमें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ग्रुप की बीमारी तो नहीं है। राइट। और इनका भी ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया आज की डेट में मौजूद है। हम देख तो मैं ऑलमोस्ट 99% कह सकता हूँ कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी में जिसकी वजह से रूमेटिज़्म स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में ग्रीक में अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा होता था, और वो भी हम कॉपर के शील्ड्स में लेते थे, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का कंपोनेंट बढ़ जाता था, जिसको हम मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं, यानी कि गाउट। गouty आर्थराइटिस, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, एंकल में दर्द होता है, अंगूठे में दर्द होता है, और सीवियर पेन होती है। ऐसा पेन होता है कि आदमी कहता है मेरा अंगूठा काट दो, और ये भी बहुत आसानी से ट्रीटमेंट योग्य डिजीज़ है, बट इसके बारे में भी मिसकॉन्सेप्शन है, खाने-पीने के बारे में और ये सब, तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। चौथा सीन ये है, जिसके बारे में अगेन रूमेटिज़्म शुरू हुआ, कि ओल्ड एज की डिजीज़, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोटोटाइप है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है कि जैसे-जैसे दिन ढलता जाता है, ऊपर-नीचे जाने में दिक्कत होती है, उठने-बैठने में दिक्कत होती है, और शाम तक आते-आते ढह ढह जाता है, पेशेंट के चलने में दिक्कत होती है, मॉर्निंग वॉक ठीक से कर पाता है, बट जब घर आता है तो वो बैठ जाता है, और एज यूजुअली 50 साल के ऊपर होती है। इसमें हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे ट्रीटमेंट आज की डेट में मौजूद हैं, और यहाँ पे रोल है फिज़ियोथेरेपी का, यहाँ पे रोल है सर्जरी का, कि जब ये सब जो डैमेज ज़्यादा हो जाता है, तो अर्ली नी रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं और दे सकते हैं, तो हम लोग जैसे उनको हमारा दे देते हैं। पुराना वियर एंड टियर का कॉन्सेप्ट था, वो बस इस कैटेगरी के लिए लागू करा जा सकता है कि वियर एंड टियर और एज के साथ बढ़ने पे जो आर्थराइटिस आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस,
ये इस कैटेगरी की बात हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत अच्छा आपने काम किया कि ऑस्टियोपोरोसिस का नाम लिया। ये भी इंडिया में रैम्पेंट है। हाँ, जस्ट लाइक डायबिटीज़ ये हम हब हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, क्योंकि हम कैल्शियम नहीं लेते हैं, हमारा बोन मास कम होता है हमारी फीमेल्स का, और ये हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि एक से एक बढ़िया दवाइयाँ मौजूद हो गई हैं। डायग्नोसिस अगेन लेट होता है, पेशेंट को कुब निकल जाता है, फ्रैक्चर हो जाते हैं, हिप फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है, क्योंकि 15% लोगों में हिप फ्रैक्चर के बाद डेथ हो सकती है। बेड रिडन हो जाते हैं बेड तो रिडन हो जाते हैं, केयर नहीं हो पाती है केयर नहीं हो इतनी। पाती, आई मीन बेड सोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हमने बढ़ाना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस को भी हम अर्ली डायग्नोज करें, ट्रीट करें, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे को फ्रैक्चर्स के रिस्क कम हो जाएँगे। प्रिवेंट करना है। लेकिन अच्छा, 5वीं ग्रुप ऑफ डिजीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा, जिसमें हम बहुत सारे यूज़फुल हैं, बहुत सारे अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो हैं जानलेवा बीमारियाँ, जो ये सिस्टमिक इलनेसेस हैं। ये जो मैंने अभी ऊपर की कैटेगरीज़ बताई हैं चारों, ये कॉमन है, वो अनकॉमन है, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग है। मैंने जानलेवा है। कहा कि वो उसमें डेथ हो सकती है, क्योंकि वो मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। इसकी प्रोटोटाइप सबको पता है, लूपस। अब लूपस में अगर हम देखें तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को भी लूपस है, जैसे गोमेज़ को, सेलेना गोमेज़, उसको माइकल रीनल ट्रांसप्लांट हुआ, माइकल जैक्सन जैक्सन। जिसकी स्किन का कलर बदला। तो ये सब हैं जो कि कंप्लीटली ट्रीटेबल बीमारियां हैं, बट अर्ली डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है अंदर के, यानी कि किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है, लंग्स को इन्वॉल्व कर सकता है, हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, हार्ट अटैक भी कर सकता है। तो इसमें कुछ ग्रुप की बीमारियां हैं जिसमें स्किन रैश भी प्रोमिनेंट होता है, फीवर भी। तो फीवर में आर्थराइटिस हो तो हमें सोचना चाहिए कि हमें सिस्टमिक इलनेस तो नहीं है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस, फीवर, रैश, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, सो ये सब बताता है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं या इम्यून सिस्टम की डिजीज़ हैं, तो हमारे को रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आज की डेट में सबको देना चाहूँगा। तो जस्ट टू रिकैपिचुलेट फॉर द ऑडियंस ऑल्सो कि हमारी 5 कैटेगरीज़ की हमने बात करी। एक है आर्थराइटिस प्रिडोमिनेंट जिसको हम बोल सकते हैं जॉइंट्स में फायर। फायर मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जॉइंट फायर आर्थराइटिस, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फॉर्म में हो सकता है और भी तरह के आर्थराइटिस होते हैं। दूसरी हो गई हमारी कैटेगरी बैक पेन की, यानी कि बैक के जॉइंट्स में स्पेसिफिकली फायर है अगर, वो यंग मेल्स इवन फीमेल्स में पाई जाती है। और आपको अगर बैक पेन हो रहा है, सुबह उठ के अकड़न लग रही है, तो आपको उसे डिसमिस नहीं करना है, आपको आके दिखाना है। तीसरी हमारी कैटेगरी हो गई सिस्टमिक इलनेस, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। सर ने बोला कि वो रेयर होती हैं। फीवर हो रहा है, स्किन रैश आ रहे हैं बार-बार, धूप में जाने से चेहरा एकदम लाल हो जाता है, किडनी पे इफ़ेक्ट आ रहा है। यंग फीमेल, इधर मैं बोलूँगी कि फीमेल बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, मतलब 9 में 10 में से 9 फीमेल होंगी ऐसे पेशेंट्स में। चौथी कैटेगरी हमारी हो गई डीजेनरेटिव, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। ये जैसे-जैसे एज बढ़ती है, ये डिजीज़ेज़ बढ़ जाती हैं क्योंकि ये वियर एंड टियर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। 5वीं हमारी कैटेगरी हो गई गाउट वाली, यानी मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़, जिसमें ब्लड में कोई ऐसा यूरिक एसिड। कंपोनेंट, यूजुअली यूरिक एसिड गाउट में, वो आ जाता है जिसकी वजह से बैलेंस इम्यून सिस्टम का गड़बड़ा जाता है। तो ये 5 कैटेगरीज़ मेन हमने बताई। इसके अलावा पेशेंट्स और भी परेशान ये होते हैं कि हम कब तक ट्रीटमेंट लें? हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम सिम्पटम्स हमारे कंट्रोल हो रहे हैं, जैसे ही हम बंद करते हैं, मतलब हमेशा उनका रहता है कि हमें बंद करनी है दवाई अब, जब वो सिम्पटम में नहीं होते हैं, कि हम बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, हम लगातार लिए जा रहे हैं, तो उसका आप क्या यूजुअली आंसर करते हो? मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि कोई भी विधि ये कहती है कि हम इसको जड़ से निकाल देंगे, तो वो थोड़ा-सा अतिशयोक्ति है, वो ट्रांसपेरेंट चीज़ नहीं है। तो इसलिए इस भ्रामक में नहीं पड़ना चाहिए कि कोई इसको हाँ, परमानेंटली ठीक कर सकता है। बट हमारा भी एम ये रहता है कि हम परमानेंटली ठीक करें, और हमारे पास भी ऐसी-ऐसी युक्तियाँ हैं कि हम परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज़ अड़े आती है, मैं फिर कहूँगा कि लेट रेफरल और पेशेंट कमिंग लेट। हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि अगर हम 6 महीने में ट्रीटमेंट शुरू कर दें, जिसको हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हार्ट के लिए भी है, जो ब्रेन के लिए भी न्यूरोलॉजिस्ट लोग यूज़ करते हैं, वही विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास सिर्फ 6 महीने की है। अगर 6 महीने में आ जाए तो हम इम्यून सिस्टम को समझा सकते हैं, धमकी दे के, धमकी दे करके
भगा सकते हैं कि भाई तुम परमानेंटली चले जाओ, हम दवाई ना दें। बट यूजुअली मैंने जो अपनी स्टडी करी है और हमने जो स्टडी करी है, उसके हिसाब से हमारे पास मिनिमम डिले 5 से 10 साल का है जब Right. वो रुमेटोलॉजिस्ट को Which is देखते हैं, huge, which व्हिच इज़ is ह्यूज। huge तो for इसीलिए हमारे को पेशेंट प्रोग्राम करने चाहिए, पेशेंट को उनको अवेयरनेस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये डिजीज़ेज़ कॉमन है, ये डिजीज़ेज़ ट्रीटेबल हैं, ये डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन, लाइक डायबिटीज़ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। पेशेंट भी हमें ये बात कहे कि हमारे को ये अप्रीहेंशन है, हम इसको कैसे दूर करें? बट इससे इससे कि हमसे कट जाता है और वो दूसरों की बात सुन लेता है। हमें एक बार बताएँ, हम उनको बात को, मिथ्स को दूर कर सकते हैं। हम उनको काउंसिल कर सकते हैं कि भई हमें ये दवाई देनी है, ये देनी है। इस पे हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो जैसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ कहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन कहते हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे चलता रहता है। बट हमारे पास पूरा आर्मामेंटोरियम एट दिस मोमेंट है कि हम उसको to पूरी tackle तरह से all कंट्रोल kinds कर of लें। scenarios. यस, यस, Yeah. डेफ़िनिटली यस। हाँ, तो अब आजकल हम बोलते हैं सबको पता होगा कि ये गोल्डन एज मानी जा रही है रोमेटोलॉजी के लिए। आजकल आर्मामेंटोरियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो मैनेजमेंट का थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव कि हम यूजुअली किन दवाइयों को करंटली यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर में हम क्या दवाइयों को देख रहे हैं जो अभी रिसर्च में हैं, वो हम बात कर सकते हैं कि अभी हम मैनेज करने के लिए क्या दवाइयाँ मेनली यूज़ कर रहे हैं? देखो, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक बात है कि हम गोल्डन ईरा में रह रहे हैं। जब मैं आज से 30 साल पहले डीएम करके आया था, तो सब हमारे पास 4 दवाइयाँ थीं। मीथोट्रेक्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एनाफिल्स, और इसके अलावा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलेजिन। उसी के ये 5 कॉम्बिनेशन में हम में। कॉम्बिनेशन में जूझते रहते थे हाँ और जी। तब लोग हमारे को बिकारत की नज़र से देखते थे कि भई तुम्हारे पास दवाई तो है नहीं, तुम क्या ट्रीट करोगे? लेकिन आज की डेट में हमारे को ये सुनना पड़ता है कि हम कौन-सी दवाई दें और कौन-सी दवाई ना दें। यानी कि हमारे पास हमारी जो कपबोर्ड है वो पूरी फुल है। और सरकार की नीतियों की वजह से आज की डेट में और मैं ये कहूँगा कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं। जो दवाइयाँ लाखों रुपए की मिलती हैं, वो आज हज़ारों रुपए में कोविड के बाद से हमारे पास मिल रही हैं। बिल्कुल। तो अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं, जिसको हम कन्वेंशनल डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं। जो मैंने बताई, मिथोट्रेक्ट, सल्फासेलेजिन, लेफ्लुमाइड, जो हमारे पास आज से 30 साल पहले भी थी। वो उनसे ठीक नहीं होती, तो हमारे पास नए मॉलिक्यूल, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आए हैं, जिनने दुनिया को चेंज कर दिया, जो कि दवाइयाँ ही हैं, टैबलेट्स ही हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है और मल्टीपल इम्यून सिस्टम के मल्टीपल पाथवेज़ पे काम करती हैं और उनको ठीक करती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ बायोलॉजिक्स मेडिसिन्स हैं, जो कि इंजेक्टेबल होती हैं, वेरी टारगेटेड थेरेपी होती हैं, बहुत जल्दी काम करती हैं और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केस को भी ठीक करने की क्षमता रखती हैं। इसी तरह से मैं बात करूँगा सिस्टमिक इलनेस लाइक लूपस की। लूपस में भी हमारे पास बहुत सारा आर्मामेंटोरियम खुला हुआ है, रिटुक्सीमैब आ गया है और बहुत सारी ऐसी साइक्लोस्पोरिन और टेक्लोलुमस, ऐसी-ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, जिन पे इवन हम किडनी वाले पेशेंट जिनको लूपस है, उनको भी हम प्रेगनेंसी तक दे सकते हैं। तो ये सब आर्मामेंटोरियम बहुत खुला है और इसके लिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही है जो मेरे सामने आ रही है आज की डेट में, अर्ली डायग्नोसिस नहीं होने पाता है, अर्ली रेफरल नहीं होने पाता और हम लोगों को विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि इनसे हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उनको नई नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। बिकॉज़ उनका जो भ्रम है वो अभी बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में उनको दूसरी विधाओं में ले जाते हैं। हाँ। इवन डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि इसका तो इलाज नहीं क्योर है, नहीं आप है, इलाज नहीं है। किसी और विधि में बात करें। तो आकांक्षा, आप तो अमेरिका में भी रह के आए हो और इंग्लैंड में भी आपने कॉन्फ्रेंस अटैच की है। मैं आज तुमसे पूछूँगा, हम तो शायद रहें या ना रहें, बट फ्यूचर क्या है न्यूरोलॉजी का? क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं कि वो हम क्योर की तरफ देख रहे हैं, कंट्रोल की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ प्रकाश डालो, ताकि कि हम फ्यूचर को देख सकें और ये देख सकें कि हाँ, हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और जो बुरी सी बुरी, जैसे वेस्कुलाइटिस है या जैसे ल्यूपस है, जो हमसे ठीक नहीं हो रही आज की दवाइयों से, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। तो आजकल बहुत पेपर्स भी पब्लिश हो रहे हैं और बहुत सारी न्यू स्टडीज़ आ रही हैं जो कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रही हैं। जैसे कार-टी सेल थेरेपी की बात कर रहे हैं हम, जो कि पहले ब्लड कैंसर्स में काफ़ी समय यूज़ हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम नई है,
बट हमने इस रूमेटोलॉजी की फील्ड में CAR-T सेल में बहुत काम हो रहा है, स्टेम सेल थेरेपीज़ में बहुत काम हो रहा है, बाइस्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ में बहुत काम हो रहा है, टी सेल एंगेजर, बाइट सेल थेरेपी बोलते हैं उसे। तो ये सब थेरेपीज़ एकदम कस्प पे हैं। अभी इम्प्लीमेंट इंडिया में आने लग रही हैं ये सारी थेरेपीज़, और हम फ्यूचर में, मेरा होप है, हम बहुत जल्द देखेंगे। ये सारी थेरेपीज़ क्योर की बात करती हैं। ये सारी थेरेपीज़ कंट्रोल की जगह क्योर की बात करती हैं। तो वो बहुत ही गोल्डन एक एरा होगा जिसमें मैंने एक पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज़ किया। हमने थेरेपी प्लान की। एक बार थेरेपी लेने के बाद पेशेंट बहुत लंबे समय तक बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ना बिना ड्रग के नॉर्मल ज़िंदगी बिताया। हो सकता है रिटर्न आए तो हम मॉनिटर हमें ज़रूर करना पड़ेगा तब भी पेशेंट्स को, क्योंकि ये थेरेपीज़ के बहुत सारे हम नए-नए साइड साइड इफ़ेक्ट्स भी डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये सब अभी आई थिंक साइंस जस्ट एट द कस्प ऑफ डिस्कवरी है, और आगे के पेशेंट्स के लिए और इवन पुराने पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कंट्रोल हो सकती है। और अब एक कॉन्सेप्ट आ गया है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का, एविडेंस बेस्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। मतलब पहले क्या कॉन्सेप्ट होता था कि वन साइज फिट्स ऑल। आपका डायग्नोसिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपकी पहली ड्रग ये रहेगी, मिथोट्रेक्सेट फॉर एग्जांपल, इतनी डोज से स्टार्ट होगी, ये काम नहीं करती तो हम इस पे जाएँगे। ये सारे हम एल्गोरिथम पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आगे के टाइम पे हम इस पेशेंट को हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज किया है, इस पेशेंट का क्या प्रोफाइल है? इस पर्टिकुलर पेशेंट का इम्यून सिस्टम का कौन-सा भाग है जो खराब काम कर रहा है? उसमें से कौन-सा मॉलिक्यूल है? उसमें से कौन-सा जीन है? उस सब को एनालाइज़ करके हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को उस पर्टिकुलर ड्रग को हम इजाद कर सकेंगे और दे सकेंगे, जिससे कि वो मिनिमम साइड इफ़ेक्ट करेगी और मैक्सिमम इफ़ेक्ट करेगी। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन, जो कि अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने के लिए। और इंडिया इस चीज़ों को जल्द से जल्द, अ, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के बहुत प्रो है कि हम जल्द से जल्द, जैसे ही ये चीज़ें इजाद हो रही हैं जिस स्पीड पे, उसी स्पीड पे हम भी इसे अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो तो ये ये बहुत तो फिर एक्साइटिंग गोल्डन टाइम, ईरा नहीं, प्लैटिनम ईरा की बात कर रहे हो आप। तो गोल्डन ईरा तो अभी चल रहा है, देयर इज़ जब तक मोर टू दवाइयाँ कम। तो हैं ही। येस, देयर इज़ तो मच मोर बहुत टू कम। होप है कि हम अच्छे से अच्छा पेशेंट को दे पाएँगे, अच्छा-अच्छा सीन दे पाएँगे। प्रोवाइडेड यही है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट दे दें। और उसके लिए मैं इन समरी ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमें देखना है कि यंग 20 से 40 साल की उम्र के पेशेंट जिनको मॉर्निंग में स्टिफनेस है, काम करने से वो ठीक हो जाते हैं, और धीरे-धीरे डिफ़ॉर्मिटी, माइल्जियास, मसल पेन, हल्का-हल्का फ़ीवर हो रहा है, रैश आ रहा है, तो वो उसमें डिले ना करें। स्पेशली फीमेल्स जिनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन है और मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है, तो फ़ौरन उनको रिमेटोलॉजिस्ट की तलाश करनी चाहिए, और ताकि हम जल्दी से जल्दी उनका निदान करके, डायग्नोज़ करके उपचार कर सकें। इसके बाद किन पेशेंट्स को रिमेटोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, देखने की ज़रूरत है, उसके बारे में मैं सिंपली बताना चाहूँगा कि अगर आपको जॉइंट पेन है और मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन हाफ एन आवर है, हाथों के जॉइंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, फीमेल्स हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी देखना चाहिए कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। इसी तरह 20 से 40 साल की उम्र में अगर आपके बैक पेन है, कमर में दर्द है, करवट मारने में दिक्कत होती है, मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है, काम करने से ठीक हो जाती है, तो आपको स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस नाम की की बीमारी हो सकती है। तीसरा, जो फीमेल्स में फ़ीवर है, माइल्जियास रहते हैं, वेट लॉस हो रहा है, और जो थोड़ा-थोड़ा जोड़ों में भी दर्द रहता है और स्किन में वेरियस टाइप के रैश रहते हैं, तो भी आपको सिस्टमिक इलनेस हो सकती है। चौथा, अगर बियर पीने के बाद या पार्टी करने के बाद आपके अंगूठे में दर्द हो जाता है, तो आपको गाउट है, जल्दी से जल्दी रुमेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। बिसाइड दैट, अगर आपका कुब निकल रहा है, आप आगे झुकते जा रहे हैं, आपको अननेसेसरी फ्रैक्चर हो रहे हैं, हिप फ्रैक्चर हो रहा है, या घुटनों में दर्द हो रहा है, जो कि चलने से बढ़ जाता है, तो आपको डिजेनरेटिव डिजीज़ हो सकती है, उसके लिए भी आप रुमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आकांक्षा, ब्यूटीफुल। इट मस्ट बी गुड फॉर Yeah, एवरीबॉडी। thank you so much.